श्री अरविंद साहित्य संचयन भाग 1 पेज 478। वैदिक ऋषियों के लिए माया का अर्थ ये हो चुका, मन और उसका नियत कार्य। इंग्लिश के अंदर ये टाइटल है माइंड एंड इट्स मिशन। माइंड, मन क्या है, एंड इट्स मिशन, किस कार्य के लिए यहाँ मिशन, किस मिशन के लिए भेजा गया है, इसका मिशन क्या है। तो मन हमारी चेतना का केवल एक शुरुआती प्रेपरेटरी रूप है। हमारी चेतना का केवल एक शुरुआती। मन विश्लेषण और समन्वय का यंत्र है, मूलभूत ज्ञान का नहीं। मूलभूत ज्ञान मतलब इसका यंत्र ही नहीं है जिसके लिए हम इसको काम में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहें ये यंत्र बना ही नहीं इस चीज के लिए। आप जिसके लिए इसको काम में लेना चाह रहे हैं, ये इसके लिए बना नहीं। तो मन विश्लेषण और समन्वय का यंत्र है, मूलभूत ज्ञान का नहीं। मूलभूत ज्ञान तो आपको दूसरी फैकल्टीज आपको और मिली हैं। वो फैकल्टीज हम काम में नहीं ले रहे। वो आपको मूलभूत ज्ञान तक लेके जाएगी। मन का तो कार्य यही है कि वो जो आपको ऑर्डर्स मिले हैं, आपको जो ऊपर से बताया जा रहा है, मंत्री मंत्री का काम करना चाहिए, मंत्री राजा का काम कैसे कर सकता है? इसका कार्य ये है कि ऊपर से कोई चीज प्राप्त करे और प्राप्त करने के बाद नीचे जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स के लिए ये विश्लेषण और समन्वय का कार्य कर दे। उन तक उन चीजों को, और बाद में आप ये देखेंगे इसके समीकरण में भी बहुत बड़ा अंतर आता है। ये मन वैसा ही नहीं रहता। एक व्यक्ति जो इंट्यूशन के अंदर है, वो अपना कार्य करता है, पढ़ा रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अगर ये विकसित हो चुका और काफी इसकी फ्लुएंसी है, आपके उच्चतर भागों के साथ आपका बोलना, आपका क्रिया करना, वो सारे के सारे भी जो एक तो कठोर रूप से मानसिक तरीके से अपनी योजनाएं बनाता था। कुछ लोग तो भी जनरल तो ऐसे मिलते नहीं, मानसिक तरीके के व्यक्ति तो बहुत कम मिलते हैं, जो स्ट्रिक्टली माइंड के हिसाब से पद्धति बनाना, चीजों को देखना, ऐसा कम होता है। जनरली तो लोअर मेंबर्स से आक्रांत रहता है, निम्न जो भाग हैं उनसे हमारा मन आक्रांत रहता है। वो गाइड करते हैं इसको, और उस तरीके से मतलब उनकी सुख सुविधा के लिए मन उनका अकम्प्लिस है, एक तरीके से उनका ड्यूप है। तो इसमें इसमें जो अपन बात करते हैं कि मन ज्ञान के तो और दूसरे दूसरे उपकरण, तो ज्ञान के दूसरे उपकरण कौन से हैं? हृदय। हाँ, माइंड के वैसे तो दो पार्ट हैं, एक तो हृदय हो गया, वो क्लोजर है ट्रुथ के। पर अब हृदय जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी तो कामनाओं की ओर की सीट है। तो इसके अंदर फिर बाद में मेंटल क्लैरिटी है, डिस्क्रिमिनेटिव जो पावर है आपकी, दक्ष, जो कल हम बात कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर फैकल्टीज मतलब आपके इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, जो ये हायर फैकल्टीज हैं, ये आगे आ जाएगा। मन के विषय में अपन पूरा बारीकी से देखना चाहेंगे, इसकी क्रिया को। कोई भी जो अब हमारे सामने ये विषय आ रहा है, अरे भाई हमारी ही सत्ता का तो ये विश्लेषण है सारा हाईएस्ट का सारा। नहीं, हाईएस्ट अवेलेबल पार्ट अपने को जो है वो मन ही है अभी अपने शरीर में। तो इससे ऊपर तो कोई चीज अपने पास में है नहीं। चेतना हाँ का ये, जो हाईएस्ट पार्ट है, तो हाँ ये इसके अलावा तो और कौन सा पार्ट होगा जो नॉलेज का होगा? नॉलेज का तो नहीं है, हाँ अरेंज ही करता है। बस नॉलेज तो एक डिसेंड होता है, ये शायद अपने की भी एक। भाई, अभी भी अगर ध्यान से देखो, दो मतलब एक ही गिवन कंडीशन के अंदर दो जने विश्लेषण, खूब विश्लेषण करेंगे, और करके एक जना एक निष्कर्ष के ऊपर आता है, दूसरा दूसरे निष्कर्ष के ऊपर आता है। हाँ अभी भी कोई हाँ। सीक्रेट आपके अंदर कोई चीज है जो आपके निर्णयों को प्रभावित करती है और उनको निर्धारित करती है। आपको तो मतलब ये अभी तो एक मुखौटा है, आपको कंफर्टेबल लगाने के लिए, यार मैंने काफी इसको तर्क वितर्क करके इस निष्कर्ष के ऊपर आया हूं।
दूसरा व्यक्ति उतना ही निष्पक्ष तरीके से तर्क वितर्क करके एक निर्णय के ऊपर आता है, और एक व्यक्ति भी दो गिवन कंडीशन के अंदर वैसा ही तर्क वितर्क करके सेम निर्णय के ऊपर नहीं आता, तो एक बड़ी विचित्र बात तो है ही। अपने आप में कोई निष्पक्ष सत्ता तो नहीं हुई है। हाँ, इसका उपयोग लोअर मेंबर्स को अंकुश लगाने के लिए, इसलिए शिक्षा के अंदर माँ कहती है, मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। रीजन को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वो अपनी सुरुचियों के लिए नहीं, सुनीति और सुरुचि जैसे हम बोलते हैं, तो वो माँ ये कहती है कि इंटरेस्टिंग है इसलिए करना एक चीज है, और किसी भी काम के अंदर इंटरेस्ट लेना दूसरी चीज है। तो आप ये दोनों मूवमेंट में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप यदि किसी चीज का चयन इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग के तरीके से करना शुरू कर दो, तो ये तो मन तो ऐसा है कि वो तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर बाद में उसको तो नया खिलौना चाहिएगा। वहीं यदि ये फैकल्टी आ गई कि जो आप करो उसी के अंदर इंटरेस्ट लेना सीख जाओ, क्यों ये मेरे को करना है, उचित है इसलिए मेरे को ये करना है, और मैं इसको इंटरेस्ट लेके कर रहा हूं। अगर ये फैकल्टी आ गई, ये तो लगता सो सूक्ष्म सा भेद है, ये तो जीवन का सारा ही अंतर आ जाएगा इसके अंदर। तो अगर ये चीज बचपन के अंदर एक्चुअल में समस्या क्या आ रही है, ये बातें जो माँ कह रही हैं इतनी ज्यादा फंडामेंटल है, ये बताते नहीं इस तरीके से। सो कॉल्ड जो कुछ लोग ग्रूमिंग करते भी हैं, उनका दृष्टिकोण बड़ा छिछला सा दृष्टिकोण है। वो आपकी फैकल्टीज को, सो कॉल्ड फैकल्टीज को कहेंगे थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा, फंडामेंटली फर्क नहीं पड़ता। ये एक स्टेटमेंट माँ का, ये तो आपके जीवन भर आपके रुख को चेंज कर देगा। माँ कह रही है इंटरेस्ट के लिए कोई चीज करना, और जो चीज आप करो उसमें इंटरेस्ट लेना, ये तो बहुत अलग अलग मूवमेंट हो गए। इसलिए वर्तमान में मन की क्रिया क्या कर रही है, उसका उपयोग क्या है, ये जब तक माँ और श्री अरविंद की मानसिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, ये तो बात ही पहली बार विश्व के अंदर ये चीज तो एक्नॉलेज करी जा रही है, कि आपकी कामनाएं जो है उनके ऊपर तो ये आप नहीं कर सकते, ये अनैतिक चीज है, ये वाली बात है। आप बिना पैसा दिए किसी का उठा के कैसे भाग गए? तो इस चीज को तो एक्नॉलेज किया जा रहा है कि नहीं, इसके अंदर तो आप ऐसे नहीं आपको एक जनरल जो है सारी चीज को देखना पड़ेगा। मन के ऊपर श्री अरविंद और माँ दोनों कह रहे हैं, आज तक अपना अपना विचार। अरे यार, अपना अपना विचार क्या होता है? अब ये बात अपन भी करते हैं तो ये सोचो आप, कि नहीं आप ऐसा नहीं सोच सकते। व्यक्ति कहे, ये क्या कह रहे हो आप? विचारों के ऊपर, और कल अपन बात ही कर रहे थे वो। अगर कुनिर्देशित विचार है उस वो क्या करेगा? और यहाँ तो सारे हम भाई सबकॉन्शियस से अगर आएगा, कोई व्यक्ति की थोड़ी बात है। हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं उठी वहीं से रही हैं। तो अपना अपना विचार, अपना अपना मंतव्य, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जाति आज इस स्थिति के अंदर है। अगर एज ए होल इस जाति को आगे जाना है तो ये चर्चाएं तो आनी चाहिए। हमारा मन ये करता है, इसका मिशन ये है, इसका ये काम करने का तरीका है। ये कभी पहले ये इस तरीके की चर्चाएं नहीं आती मन के विषय में, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज लगती है। तो अपन सोचते हैं ये क्या है, जो अब जबकि आप ये देखो, आपकी सत्ता का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये, और अभी ये इनका गुलाम बना हुआ है। धीरे धीरे हम इसको डिसएंगेज यदि करते हैं, तो ऐसे लोग जो केवल मानसिक तरीके से करते हैं, लोअर चीजों में तो इतना नहीं जाएंगे, और जकड़े जाते हैं वो। ये तो देखो, जीवन में आप धीरे धीरे ऐसी क्रियाओं को देखो, उसके प्रति सचेतन हो। ठीक है दीपक? हाँ, ठीक है। इसमें आगे पढ़ते हैं। कल मैंने यहाँ इनके लिए ये प्रश्न छोड़ दिया था। उसका कार्य है अपने आप में निहित अज्ञात वस्तु, इंग्लिश के अंदर ये कह रहे थिंग, इट्स फंक्शन इज टू कट आउट समथिंग वेगली फ्रॉम द अननोन थिंग इन इटसेल्फ। उस चीज का जो अज्ञात वस्तु है, जिसको ये नहीं जानता, उसके अंदर से वेगली कोई चीज ये टुकड़ा काट लेता है, एंड कॉल दिस मेजरमेंट और डिलिमिटेशन ऑफ इट द होल। और उसको फिर बाद में पकड़ के ये कहता है उस डिलिमिटेशन ऑफ इट, उस पूरी चीज को
अज्ञात चीज है, जानता नहीं ना, उस चीज के टुकड़े को पकड़ के और अस्पष्ट रूप से कुछ काट लेता है और उसके इस परिमापन और इसके परिसीमित रूप को समग्र कहना और फिर पुनः समग्र का विश्लेषण उसके अलग-अलग भागों में करना, जिन्हें वह पृथक मानसिक वस्तुएं समझता है। यहां मैंने कहा भी इसके कोई उदाहरण हो सकते हैं क्या? और हम वास्तव में कुछ भी नहीं समझते। ये मन का कार्य करने का एट द बेस्ट सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही। इसके अंदर हमारी जितनी भी पद्धतियां बनती हैं, जहां से सो कॉल्ड आपकी ये साइंसेस, सोशल साइंसेस हैं, कैसे जगत चल रहा है, कैसे ये चल रहा है, इसके अंदर से आप कोई एक चीज निकालते हो और फिर बाद में उसके टुकड़े और अगर उस सारे को भी मिलाओ आप कहो, तो इसका पूरी पिक्चर क्या बनती है? कुछ नहीं, पता नहीं क्या बनती है। तो इसका मैंने कहा कि भी इसके कोई उदाहरण हो सकते हैं क्या? ये कह रहा है मन, ये यहाँ टेक्स्ट क्या कहता है, मन केवल भागों और लक्षणात्मक ब्योरों को ही निश्चित रूप से देख सकता और अपनी रीति से जान सकता है। लक्षणात्मक ब्योरे हैं, अपने आप में वो चीज़ क्या है वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि दर्ज ही नहीं कर पाते। आपकी मशीन के अंदर जितने की रीडिंग आती है उतना तो आप लक्षण तो उसका जान सकते हो, उसके अलावा तो कैसे? क्योंकि नॉलेज बाय आइडेंटिटी के बिना तो लक्षण पे ही आपको भाई इनडायरेक्ट तरीके से ही किसी चीज़ को टच करना पड़ेगा। वो टच आप अपने माध्यम से यदि बाहर से कर रहे हो, तो लक्षणात्मक ब्यौरे ही के ऊपर ही काम कर सकते हो और उसके अंदर भी केवल एक भाग पकड़ते हो और उस वस्तु के लक्षणात्मक ब्यौरे हैं, उनको आप देखते हो। विज्ञान सारा यही कर रहा है, लक्षणात्मक ब्यौरा। उससे उस वस्तु का क्या पता चला भई? आपने H2O कह दिया, तो पानी का क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला। संस्कृत के अंदर बड़ी विशेष बात है। वो उसके तत्व मात्र के जो उसके गुणधर्म हैं, नाम और रूप, ये उसकी स्वाहा और स्वधा, ये उन चीज़ों की बात करती है। ये जो है इसके लक्षणात्मक ब्यौरा और वो भी कितना सीमित तरीके से, इसलिए हम कहीं नहीं पहुँचते। वो अगर वनस्पति जगत की भी बात करता है, तो भी उसको ये नहीं पता जो आयुर्वेद बात करता है। अब बताइए उसी चीज़ को डील करने का कितना ज़बरदस्त तरीका हो गया। मानव शरीर, क्या समझे इसके बारे में? इन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको किस तरीके से, अरे कि भई ये तो इसमें तो वात, पित्त और कफ और ये भी कितने फंडामेंटल हैं, वात। कोई वात यूँ ही थोड़ी, जिसके अंदर आप कह रहे हो वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच और इनके अंदर भी कितने-कितने भेद, विभेद, प्रभेद, मतलब कैसा-कैसा और ये कहाँ से आ रही हैं? साइकोलॉजी क्या इसके अंदर करती है? प्लैनेटरी पोज़ीशंस क्या कर सकते हैं? आपका जो एक बेसिक गठन है, वो इसमें क्या कर रहा है? ये तो कुछ भी नहीं जानते। तो ये लक्षणात्मक ब्यौरे भी बड़े संकीर्ण तरीके से क्योंकि ये एक भाग उठाते हैं और मेरे मापक यंत्र में मेरा यंत्र इतना है, अरे तेरा यंत्र जितना है उससे कोई समग्र बंध थोड़ी जाएगा। और मेरे कैलकुलेशंस के अंदर यही आता है, मेरे कैलकुलेशन में जीडीपी आती है, तो जीडीपी से आपका क्या पता चल जाएगा भाई? आप अगर शांति से बैठे हो घर के ऊपर, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। घर के ऊपर कलह होना शुरू हो गया, जीडीपी बढ़ जाएगी। 2 जने व्यापार करेंगे, उसके अंदर तीसरा जना आपके बेबी सिटिंग करेगा। आप अगर प्रेम से हो तो कोई एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है, पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सारे तंत्र की ज़रूरत नहीं है। आप कहे, ओहो! ये क्या? आप में यदि कामनाएँ भड़की हुई नहीं है, तो आप कहे, ओहो! इकोनॉमी तो क्रैश कर जाएगी। आपको तो खरीदना चाहिए। तो क्या समझे हम? कुछ नहीं समझे इससे तो। मानव प्रकृति को, मानव की सत्ता को हम कुछ नहीं समझे। अभी भी जो प्रश्न है, वो तो वहीं का वहीं है कि ये उसके टुकड़े को काट लेता है, तो इसका कोई एक उदाहरण अगर हो ना, तो अच्छा रहे। और फिर बाद में उसको कहता है, ये देखो ये पूरा है ये रहा, मैंने बता दिया। जबकि उसको तो पता ही नहीं कि इसका सच्चा गुणधर्म क्या है, कुछ भी नहीं। क्या बता दिया उसने? समग्र के बारे में उसका एकमात्र निश्चित विचार यही है कि वह भागों का समुच्चय है, भागों से बना है। अगर आप समग्र की बात करते हो, तो तुरंत ही
जाने न जाने, समग्र का मतलब ये है कि सारी चीज़ों को समाहित करके, अरे वो समग्र नहीं है। समग्र तो एक एक पूरा, एक यूनिफाइड कॉन्शसनेस है। आप एक समग्र हो। आपका मन, प्राण, शरीर उस समग्र का अंग है। कोई इनसे बना नहीं, आप कोई इनसे कोई स आपकी सारी चीज़ें भी बना दो तो आप उनसे कोई इकट्ठे होके आप इनसे बन गए, नहीं। आपके सारा संगीत की विधा है, वो बता दूँ मैं। मैं कह दूँ आपकी बोलने, लिखने की जो कैपेसिटी है, आपकी व्यापार की कैपेसिटी है, आपकी अभिव्यक्ति की कैपेसिटीज़ है, आपका शरीर जिस तरीके का गठन उसका है, मैं सारी चीज़ें भी आपकी ये बता दूँ, तो भी इनसे आप इकट्ठे होके आप बन गए। आप कह रहे नहीं भई, फिर भी एक कोई विशेष तत्व है, वो तो छूट निकलेगा। आप कितना भी इन भागों की समुच्चय की बात करो, आप कहते नहीं, ये इस ऐसे और पता नहीं कितने अनंत और हो सकते हैं, इनसे भी बन के कोई मैं थोड़ी बना हूँ। या गुणधर्मों और लक्षणात्मक ब्योरों की समष्टि है। गुणधर्म ये है, लक्षणात्मक ब्योरे ये हैं, इनको इकट्ठा कर लिया तो ये इसकी समष्टि बन गई। समष्टि शब्द इससे नहीं बनता फर्स्ट ऑफ ऑल तो किससे बनता है? यही तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मानसिक तरीके से यदि मानसिक रूप से भी आप विकसित भी हो, तो भी आप एक समग्र को भागों का समुच्चय बताओगे। ये एक समग्र बना, ये अलग-अलग भागों का, फिर आप उन्हीं भागों को ये कहते हो कि ये इतनी विशाल चीज़ है, मान लो एक राष्ट्र, फिर आप कुछ चीज़ें बताएँगे, ये इससे भी बना है, इससे भी है, इसका भी अंग है। यदि आप मानसिक रूप से विकसित हो, जो कि बहुत ही कम मिलते हैं, जो इस तरीके से विकसित है, फिर वो अपनी कोई पद्धति है, अपनी कोई विचारधारा है, वो सामने ला के रखते हैं कि मेरी ये विचारधारा, और वो फिर बाद में पढ़ाई जाती है, लोगों को सिखाई जाती है, ब ये भी विचारधारा है, ये भी एक है। तो अल्टीमेटली उनको कोई कोई मूल सत्ता तो नज़र आती नहीं, कोई समग्र तो नज़र आता नहीं। समग्र का मतलब ही इनको लगता है, समग्र का अर्थ है भागों का समुच्चय। मन के लिए ये समझ पाना तो फिर समग्र क्या हुआ अपने आप में। इसीलिए एकम सत, अब ये मानसिक रूप से भी हम कोशिश करते हैं, पर ये वेग सी चीज़ है, क्या मतलब हुआ इसका? मन अगर उसके पास जाने की भी कोशिश करता है, तो फिर उसको तोड़ने की, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इस प्रक्रिया का यदि हम प्रयास भी करें कि एकम सत, इसका विवेचन करने का प्रयास करें, मन के लचीलेपन के लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, पर इस प्रक्रिया से आप वहाँ पहुँच जाओ, ये तो नहीं हो सकता। वो तो प्रक्रिया दूसरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से ये लोग नहीं गए, इन्होंने प्रक्रिया को रिवर्स कर दिया। इस एनालिसिस से नहीं गए। हमारे ऋषि गए दूसरी प्रक्रिया से, पर आज कौन उस चीज़ के लिए तैयार है? समग्र को जब तक मन किसी दूसरी चीज़ के भाग के रूप में या अपने ही भागों और तात्विक और बाह्य गुणों के रूप में न देख ले, तब तक यह उसके लिए एक धुंधली धारणा से अधिक कुछ नहीं होता। तो समग्र, क्योंकि समग्र इसके लिए ये है कि मैंने टुकड़ों से बना के एक पूरा बनाया है। अपने आप में पूरी चीज़ मैं नहीं जानता। ये भागों से बना है, ये एटम्स से बना है, ये इससे बना है, ये उससे बना है। ये पूरी पज़ल है, ये टुकड़ों से बनी है। आप ये कहें पूरा विश्व ये तो एक समग्र है, एकम सत की सत्ता है ये, नहीं समझते इसको। यहाँ सभी चीज़ें एकम है, पर मन को तो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लिसिटी हो गई, मन उसको उस तरीके से देख रहा है, इसलिए मूलतः समग्र की चेतना का, मानसिक चेतना से यदि अप्रोच करोगे, वो उस चेतना में नहीं जा सकता। ये इसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इसका गठन इस तरीके का है। इसलिए हमारे ऋषि इस यंत्र की सहायता से अपने निष्कर्षों के ऊपर नहीं पहुँचे। समग्र को जब तक मन मन हमारे मन की कोई बात नहीं, मतलब मन तत्वतः ही वो सामान्य व्यक्ति का तो बेचारे का विकसित ही नहीं होता। यदि मन तत्वतः मन, फंडामेंटली माइंड किसी दूसरी चीज़ के भाग के रूप में या अपने ही भागों और तात्विक और बाह्य गुणों के रूप में न देख ले, तब तक यह उसके लिए एक धुंधली धारणा से अधिक
कुछ नहीं होता। आप कहते पता नहीं, नहीं जानते। ये एक चीज़ बताओ, हाँ, अब इसका निष्कर्ष, अब इस पूरे में कहाँ फिट इन करती है ये? आप कितनी चीज़ें सीखते हैं, अर्थशास्त्र सीखते हैं, इसके अंदर कहते हैं ये वाली एक चीज़, हाँ, एक कॉन्सेप्ट मैं तेरे को समझाता हूँ। और शिक्षा में फिर आप ये क्या कहते हो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स माँ भी क्या कहती हैं कि जब एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से सीख ली होती है, तो मन के अंदर एक तरीके का कन्वोल्यूशन आपके एक एक क्रिस्टल बना देती है। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्रिस्टल्स जब आप तैयार करते हो, आपका रिसीव करने का और बढ़ जाता है। जब सच्चे रूप से, इसलिए कुछ टीचर्स क्या हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं। अरे! इसको ज़्यादा मत बताओ, अभी तो इसको एक कॉन्सेप्ट ये परफेक्ट तूने कर लिया ना? हाँ, ये कर लिया। अब तेरी आदत बन जाएगी और चीज़ों को एकदम परफेक्ट करने की। तो शिक्षा के अंदर भी कोशिश क्या है, इसको एक चीज़ सही बताओ। इसने बेचारे ने एक ही ग्रास्प नहीं करी। आप उसको ज़बरदस्ती इसके अंदर भर रहे हो, याद करवा रहे हो, समझा कुछ है नहीं, परेशान होगा। और यदि इसकी समझने की आदत हो गई कि एक कॉन्सेप्ट को इसने अच्छे से समझ लिया, फिर आप कहते हो देख ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐसे फिट इन करता है। हाँ, उसको भी अच्छा लगता है। अब इन सारों से बन के ये पुर्जा यहाँ लगेगा, ये पुर्जा यहाँ लगेगा, इससे ये पूरी गाड़ी बन गई। आप कहते हो बिल्कुल अब समझ में आ गया। आप भी कहते हो हाँ, अब समझ में आई। तो आपने एक-एक टुकड़े को लिया, लेके और कितना बढ़िया आप कर सकते हो, वो सफल टीचर बताया जाता है, वो सफल व्यक्ति है, उसको समझ में आ गया। वो पूरे को भी देख पाता है, वो टुकड़ों को भी देख पाता है। पर मन की यही प्रक्रिया है एट द बेस्ट यही प्रक्रिया है। आप कोई भी एक साइंस उठा लो, सोशल साइंसेज़ अलग-अलग तरीके की, उसके अंदर आपने कहा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में ये कहता है ये, इस विचारक का ये, और अल्टीमेटली उनका कोई सेंस नहीं निकलता। कुछ भी उसका अगर आप वास्तव में देखो, इनकी पुस्तक पढ़ो और वही माँ श्री अरविंद की एक पढ़ो। आपका क्योंकि रस आ चुका आपको, एक स्तर के ऊपर जितने बैठे हैं, आपने माँ श्री अरविंद के अंदर रस लिया है, माँ की पुस्तकों के अंदर रस लिया है। आप अगर ड्राई साइकोलॉजी की उनकी देखो, आप कह रहे यार कह क्या रहे हैं ये? पर वो तो सीरियसली पढ़ा रहे ही हैं ही। अब आप देखोगे ये तो बात ही कुछ नहीं है। ये तो जो पद्धति बता भी रहे हैं, इतनी-इतनी मोटी पुस्तकें, कितने बड़े-बड़े नाम, और पूरी मनुष्य जाति का विवेचन कर भी रहे हैं वो उस तरीके से। पर क्योंकि अब आपके थोड़ा-सा टच है, माँ श्री अरविंद की पुस्तकों का टच है, आप कहते हैं यार ये तो ड्राई है। श्री अरविंद की पुस्तकों में वास्तव में यदि आपका प्रवेश हो गया, तो और दूसरी बातें आपको लगेगी ये कह क्या रहे हैं? अभी समस्या ये है कि प्रवेश नहीं हो पा रहा। इसलिए आपको लगता है ये भी पद्धति है, ये भी विचारधारा है, ये भी चीज़ें हैं। नहीं तो आप ये कहोगे कह क्या रहे हैं? मेरे तो सुन नहीं रहा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। हिस्ट्री की सारी बातें आप पढ़ लो, क्या समझ में आया? इवेंट्स बताते हैं, और वो इवेंट्स भी जो है पराजय के बाद जयों के नहीं है, जयों के बाद पराजयों के हैं। माँ का बड़ा सुंदर है हिस्ट्री के बारे में। आप समझते क्या हो? सांस्कृतिक ब्यौरा तो कोई आता नहीं। भारत का सारा इतिहास पढ़ लो, सब टोटल। आप इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर हो, क्या समझो? कोई भी पुस्तक जो जो निष्पक्ष तरीके से भी पुस्तक इसकी है, क्या करेगा? ये इंस्क्रिप्शन है, मैंने ये शिलालेख, इस शिलालेख के आधार पे ये। अरे! पर शिलालेख ऐसा अपन ने हिस्ट्री का काम कर रहे थे, उस समय एक ही शिलालेख के 3, 4, 5 इंटरप्रिटेशंस थे। मतलब एक ही शिलालेख को 3, 4, 5 विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, और उस इंटरप्रिटेशन से जिस राजा का वो इंस्क्रिप्शन था, उसकी डेट ही साम्राज्य की चेंज हो रही थी। उसकी जो बातें हैं वो चेंज हो रही थी। तो आपने पुस्तक में छाप दिया, आपने तो निष्पक्ष तरीके से कि जी ये इंस्क्रिप्शन है, बस फाइनल हो गया ये तो। अरे! पर आपने उसका विवेचन क्या किया? ऐसे ही ये कह रहे हैं आपकी हिस्ट्री, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये तो ऐतिहासिक नहीं है। और हमारे यहाँ उनके आप एग्ज़ैक्ट प्लैनेटरी पोज़ीशंस बता रहे हो। उनको गणना के अंदर आप डालते हो, वो बिल्कुल सटीक उतरती है। मशीन जितना बता सकती हो, आपकी
जो फास्टेस्ट कंप्यूटर्स बता सकते हो चीज़ें, उनसे बेटर है वो। और फिर भी मन का पूर्वाग्रह ये नहीं हुए। अब बताओ इसका क्या रास्ता है? तो कितना विचित्र तरीके से ये काम करता है हिस्ट्री के अंदर। तो आप ये देखिए, श्री अरबिंदो जो चीज़ कह रहे हैं, उनके अनुयायी भी उसको समझने के लिए तैयार नहीं है कि श्री अरबिंदो बात क्या कह रहे हैं। फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में कहाँ से लेके आए श्री अरविंद? वो कौन-सा कोई उसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे या किसी और डिपार्टमेंट में थे? अपन ने उन फैक्ट्स को भी देखा जिन आधारों पे श्री अरबिंदो ने अपने को सपोज़ आधारित किया या जिन चीज़ों को लिया, उनमें तो वो बात एज़ सच, जैसे कुमार स्वामी की अपन ने पुस्तकें मँगाई, जो-जो आधार अपने को पता चले, जो श्री अरबिंदो ने कोट कर दिए कि भई ये हैं, वो यदि देखें तो निष्कर्ष ये श्री अरबिंदो ने कैसे निकाला? मन तो नहीं निकालता ये बात, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस आधार पे श्री अरबिंदो है, वो तो बात ही कुछ और कर रहा है। इन्होंने उसके भीतर से कौन-सी प्रज्ञा है जिससे वो चीज़ निकाल ली? कैसी विशेष बात है? वेदों के ऊपर कितना महत प्रयास, कितने लोग आए हैं, हम तो नहीं कह सकते कि इतिहास में ऐसे कैसे-कैसे लोग नहीं आए। और फिर भी श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से नहीं समझे, तो क्या रहा ये? ये क्या बात रही? अगर कोई दूसरा हम में से यहाँ बैठा हो तो कहे आप प्रेजुडिस्ड हो। श्री अरबिंदो ने कह दिया और आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, श्री अरविंद के अनुयायी हो। बाकी तो देखो और लोगों ने किया है काम, उसको आप एक्नॉलेज कीजिए। पर यदि वास्तव में श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, अगर थोड़ा-सा क्लिक भी कर जाए, तो आप कहो, "अरे! बिल्कुल, यही बात है।" क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि पिछले कम से कम 2000 वर्षों से फॉर एट लीस्ट, और यूरोपियों ने तो इसको अपनी मिथ्या धारणाओं को पद्धतिबद्ध कर दिया। तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि मन किस तरीके से कार्य कर रहा है। इसके मैं आपके माध्यम से उदाहरण चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें कुछ इंडिकेशंस दे रहा हूँ, पर एक क्लैरिटी आपके आ जाए कि देखो इसने इस तरीके से पकड़ा। इसने किसी तत्व को इस तरीके से लिया, इसको डाइसेक्ट करके अब ये इनके पार्ट्स से इकट्ठा करके अब ये कह रहा है देखो मैंने समग्र के ऊपर मैं आ गया हूँ। पर वो समग्र के आने के बाद भी आप क्योंकि माँ श्री अरविंद के संपर्क में हो, तो आप ये कह सकते हो नहीं, ये तो समग्र नहीं है। इसने तो उत्तर नहीं दिया समस्या का। ये जिन टुकड़ों को जोड़ के जिस पिक्चर को पूरी को बना रहा है, वो पिक्चर बनी नहीं। ये तो पिक्चर फॉल्टी है, तो समग्र भी नहीं बना। उसके टुकड़े भी गलत हैं, समग्र भी सो कॉल्ड। और ये ध्यान में रखने की बात है, समग्र टुकड़ों का समुच्चय नहीं है, समग्र समग्र है। बस कि आप टुकड़े कितने सारे और जोड़ दो तो समग्र और बेटर हो जाएगा, नहीं। समग्र है इसलिए टुकड़े और उसको मीनिंगफुल हो जाएँगे, ये ज़रूर हो सकता है। अरे आप एक इकाई हो, आप कितनी कविता कर सकते हो, उससे कोई आपके बीइंग का एग्ज़ॉस्ट थोड़ी कर दोगे आप। आपने लाखों कविताएँ कर दी तो इससे कोई आपकी रिक्त हो गए। इसका माइंड तो बेचारे का रिक्त हो गया होगा, क्योंकि इसने कितने भजन गा दिए, कितनी गीत कर दिए, कितने निर्माण कर दिए, अरे खाली थोड़ी हुआ। ये डायमेंशन दूसरा है, ये बात नहीं समझ में आती। फिर अपने आप में एक पृथक निर्मित वस्तु के ये कहाँ हैं, धुंधली सी धारणा से अधिक कुछ नहीं होता। केवल तभी जब वह अब उसे टुकड़ों में अलग-अलग करके देख लेता है और उसे अपने आप में एक पृथक निर्मित वस्तु के रूप में, अधिक बड़ी समग्रता के अंदर स्थित एक समग्रता के रूप में बिठा लेता है, तो मन अपने आप से कहता है, "अब मैं इसे जानता हूँ, अब मैं समझ गया।" पर वास्तव में वह नहीं जानता। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सारा कोलाहल तो इसी का है। आप किसी चीज़ के ऊपर जानने के लिए, आपने कहा मैं अर्थशास्त्र जानना चाहता हूँ। भई कोई भी आप चीज़ जानना चाहते हो। मैं कॉमर्स वास्तव में क्या होता है, वो जानना चाहता हूँ। तो भई इसके ऊपर जो आपके नोबेल लॉरिएट्स हैं, उनकी उठाओ, और वो भी भारत वाले। तो अगर नोबेल मिल गया तो चलो इसके कारण ठीक है, पर उसमें भी अगर कोई बाहर का हो, उसकी उठाओ। उसकी उठाओ, उसको समझो, उसको पढ़ो, जगत में देखो वो कैसे काम कर रहा है। तो आप फिर बाद में यदि आप उसको वास्तव में कुछ समझ पाए, तो आप भी अच्छे प्रोफ़ेसर बन जाते हो दूसरों को, आप भी, "अरे! मैं जानता हूँ।"
और उस दृष्टिकोण से फिर आप कहते हो देखो ये आया कुछ नहीं ज्ञान अभी, फिर भी आप कहते हो मैं सब चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, अब मैं बताऊंगा चीजें कैसे काम कर रही है, पर वास्तव में वह कुछ नहीं जानता। वह तो केवल वस्तु के विषय में अपने विश्लेषण को जानता है। आपने जो विश्लेषण किया उसका आप तो केवल वो जानते हो, वस्तु अपने आप में क्या, आपने तो टच नहीं करी ना। उसके जो गुण धर्म आपने पकड़े, आपके यंत्र के ने जो दर्ज कर लिया उसको, आपके कैमरे ने जो दर्ज कर लिया, उस फ़ोटो को आप देख रहे हो और उसके अंदर भी यदि उस फ़ोटो को एक बिल्ली को दिखाओ, वो क्या उसको एनालाइज़ करेगी? और वही फ़ोटो अगर वास्तव में कोई पर्यावरण वाला है, वो देख के कितनी-कितनी चीज़ें उसके अंदर से देख सकता है, उसी फ़ोटो के अंदर से एक फ़ोटो 20 जनों को दो, जो अपने-अपने फ़ील्ड के सबसे टॉप मोस्ट लोग हैं और वो क्या-क्या निष्कर्ष लेके आते हैं, देखो आप। एक आर्टिस्ट को दो, वो क्या निकालता है। तो विश्लेषण तो आप अपने ही मन का कर रहे हो, वस्तु का तो कर नहीं रहे। क्योंकि आपका जो कल्टीवेशन है, उसके माध्यम से आप जो उसके गुणधर्म की बात कर रहे हो, तो पहली बार हम ये देख रहे हैं, हम वास्तव में इस जगत के संपर्क में नहीं हैं। इसका क्या अर्थ निकल रहा है? आप अपने ही मन का विश्लेषण कर रहे हैं। उसके जो तत्व हैं, वो इनसे जिस तरीके के इंटरैक्शन या कॉमर्स के अंदर आता है, उतना ही आप इसको देख रहे हैं, बाकी तो इस जगत के संपर्क में नहीं आ रहे। जो अच्छे से अच्छा माइंड है, वो भी सामान्य की तो बात ही नहीं है। वो तो बेचारा यंत्र के रूप में चालित है। पर यदि आप विश्लेषण करते भी हैं और आप में क्षमता है, तो विश्लेषण आप गुण धर्मों का कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीका है। और अपने द्वारा देखे गए अलग-अलग हिस्सों और गुणों के समन्वय द्वारा बनाए गए अपने विचार को जानता है। अपने आप में वो वस्तु क्या है, हम नहीं जानते। उसकी विशिष्ट शक्ति, उसकी निश्चित क्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। उसकी विशिष्ट शक्ति ये है, उसकी निश्चित क्रिया यही है, वो यहाँ समाप्त हो जाती है। और यदि श्री अरबिंदो यहाँ जो अच्छे से अच्छे माइंड्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ये ही अंतर इसीलिए कृष्ण प्रेम की बात करते हुए जब इन्होंने पत्र लिखा, दिलीप कुमार रॉय ने कृष्ण प्रेम का पत्र श्री अरबिंदो को वो तो भेजते थे। इसलिए पहला जो भाग है इस इनकी किताब का, कृष्ण प्रेम vis-a-vis श्री अरबिंदो, ये जो चैप्टर है, तो ये इनके भेजते थे, तो उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो सीधे नहीं तो पश्चिम से कोई आता है, शब्द आडंबर के अंदर पद्धतियाँ गढ़ता है, विचार की पद्धतियाँ गढ़ता है, सत्य तक नहीं जाता। अब ये कितनी विचित्र बात है। दूसरे, जब दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरबिंदो को लिखा कि पर रसेल तो ये कहता है, तो श्री अरबिंदो उसको कह रहे हैं कि अरे पर रसेल कोई तेरे जैसे मडल्ड अप नहीं है दिमाग के अंदर कि वो कहता एक है, निष्कर्ष दूसरे के ऊपर आता है। उसका माइंड सधा हुआ है रसेल का। इसलिए जिन आधारों पे, जिन प्रेमिसेस के ऊपर वो शुरू करता है, उसके निष्कर्ष उस तरीके से होते हैं। मतलब जिन आधारों पे शुरू करता है, उस तरीके के उसके निष्कर्ष आते हैं। ये सधा हुआ माइंड ये काम करता है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू यू इवन टेक अप, या उसको जो बिलीव करने की क्या ज़रूरत है उसके प्रेमिसेस को? ये उससे ऊपर की प्रज्ञा है। अरे तू उन आधारों को स्वीकार ही क्यों करता है? इसलिए कोई भी आज तक रसेल को पकड़ के भगवान के पास गया है क्या? आप तो वचन को पकड़ के आप उसके पास जाते हो। अब ये बात मन को कैसे समझाओ? ये माइंड से पकड़ के एकदम परे की बात है। तो आप ये सोचिए यदि मन का आप उच्चतम विकास कर लेते हैं, जो कि ये पद्धतियाँ तो कोई करवा नहीं रही विशेष। आज की शिक्षा पद्धति तो ये तो कर नहीं रही। हम तो चारों तरफ देख देख नहीं रहे कि कोई मन का विकास ना, ये तो आपकी कामनाओं को भड़का देती है और उनको आप और सफलतापूर्वक कोहनी मार के जगत के अंदर अपने लिए कितना स्थान बना सकते हैं। उसको सफलता के मानक के रूप में शिक्षा उसके लिए कितना आपका सहायता कर सकती है। आज की गिवन कंडीशंस में तो आप कहते ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। एक समय कितना रिलिजियसली हम टाइपिंग सीखने जाते थे 1 घंटे, पैसा देते थे उसका। आज कोई रिलिजियोसिटी रही नहीं उसके पीछे। अब तो आपको कोई टाइपिंग के पहले सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हैं। अब तो आज को कोई देखता ही नहीं।
पहले ये देख रहे थे 5 मिनट कोई लेट आए, वहां जाके सीखने में कि आप बैठे हो, कोई आपको नेक्स्ट, क्योंकि एक से एक लाइन से चलते थे सुबह से लेके शाम तक टाइपिंग सीखने वाले। अब उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं। तो कितना ये शिफ्ट आता जा रहा है। एआई आने के बाद तो एकदम, और ये आने वाले एक एक आध साल के अंदर तो, और ऑलरेडी कितना ले ऑफ तो हो गया कंपनीज के अंदर, खत्म कर दी वो सारी की सारी चीजें। हमको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम तो एंड यूजर हैं, हमारे पास कैसे आ रही है हमको कुछ नहीं पता। तो मन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, तो ये इसकी विशिष्ट चीज है कि उसकी निश्चित क्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और यदि हम कोई महत्तर, गंभीरतर और एक सच्चा ज्ञान पाना चाहें, ज्ञान न कि कोई तीव्र किंतु आकारहीन भावावेग, जैसा कभी-कभी हमारी मानसिकता के किन्हीं गहरे परंतु अप्रकट भागों में आता है। आकारहीन भावावेग बस ये वाला काम करेंगे, फिर आप उसको जामा पहनाते हो, ये आदर्शवाद, ये विचार, जबकि वो भावावेग उठा नहीं वहां से। ज्ञान न कि कोई तीव्र इंटेंस आपके अंदर से आ गया। कितने लोग, ये मेरे अंदर से आया, ये तो इसका मतलब डिवाइन की चीज आई है। अरे यार, कोई तीव्र रूप से आ गई, ये यहां जाके अब बड़ी, बहुत बड़ी समस्या आ गई। यहां हाथ रखने के लिए कोई चीज नहीं है। हम एक ऐसे क्षेत्र में, जबकि रियल क्षेत्र है ये, और ये ही आपके जीवन को सारा आकार प्रदान कर रहा है। पूरी मनुष्य जाति को ये ही चीज आकार प्रदान कर रही है, ये ही चीज चला रही है। आप ये ही काम कर रहे हो, पर इसके विषय में सचेतन नहीं हो। देखो कितनी विचित्र बात है ये। हमको लगता है ये अलग चीज है। रियल फैक्ट्स तो हमारे ये है कि भोजन बनाना, मकान बनाना, व्यापार करना या कोई बाहरी क्रिया करना, खेती करना, ये करना, बाहरी कोई भी पद्धति, क्रिया, माला जपना अगर उसमें हो तो आप, योग की ये पद्धतियाँ, ये वो तो ज्ञान न कि कोई तीव्र किंतु आकारहीन भावावेग, ये अंदर से उठ के आता है। ऐसे व्यक्ति, सबके नहीं, और तीव्र रूप से आपके आ गया, बस मेरे को तो ये नारी कल्याण करना है, या मेरे को तो ये कोई समस्या यहाँ नज़र आती है। अब ये कोई ज्ञान तो है नहीं, पर आपके ये कोई तीव्र आया, तीव्र आने से, और आपने अपने पूरे बीइंग को सपोज़ लगा भी दिया उसके अंदर से, जैसा कभी-कभी हमारी मानसिकता के किन्हीं गहरे परंतु अप्रकट भागों में आता है। तो मन को एक दूसरी चेतना के लिए स्थान बनाना पड़ेगा, जो उसका अतिक्रमण करके उसकी परिपूर्ति करेगी या उसे उलट देगी, और इस प्रकार उसके परे छलांग लगाकर उसकी क्रियाओं को सुधारेगी। ये चीज़ हमको, मनुष्य को उपलब्ध है, और ये ही चीज़ आपको ट्रांज़िशन करवाएगी। पहले जहाँ तक आपकी ज़रूरत थी, मन सो कॉल्ड आपके निम्न भागों को, क्योंकि पशु से आए हम, तो उनको बेचारों को कंट्रोल करने के लिए नैतिकता, मोरलिटी, एथिक्स, इनकी समाज में बहुत ज़रूरत थी। तो ये माँ का शुरू में मातृवाणी के अंदर है भी, शायद दूसरे वॉल्यूम के अंदर ही है ये, कि आपकी मोरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। मोरलिटी एट बेस्ट कहाँ पर, अब ये चीज़ें हैं, ये तो हमारे ही, सोचिए, समझ में नहीं आती। और जबकि ये तो प्लेन चीज़ें होनी चाहिए हम सब की, तो कम से कम आपकी सत्ता का इतना तो हमको पता ही होना चाहिए ना, हम सबको, कि ये बात है। और इससे सबसे पहले तो क्या है, जो अंधकार घुस के आता है, अचेतनता घुस के आती है, वो असहज हो जाएगी। वो कैसे घुसेगी? कि आप अपने भागों को जानेंगे, वो नहीं घुस पाएगी। तो ये हम इस दृष्टिकोण से पहले तो अब देखें इसको, तो ये आ जाएगा, तो दूसरी चेतना के लिए स्थान बनाना पड़ेगा। ये चेतना धीरे-धीरे आपकी वर्किंग को सब्लिमेट करेगी, ऊपर उठाएगी। यही उठाएगी, यदि मन अपने आप के ऊपर, जो कि हमारी शिक्षा भी नहीं है मन की तो। श्री अरबिंदो को यदि लगातार आप एक समय और बहुत खूब छक के अगर आप उनको पढ़ते हैं, कि हाँ भई, अब अपने को बड़ा अच्छा लगा, तृप्ति हुई कुछ, तो आप पाएँगे कि मन का एक्चुअल विकास, विचारों के प्रति आपकी सुरुचि, लोच मन के अंदर जो उनको ग्रहण कर सके, वो आ जाएगा। और आप जाने न जाने डीपर कब प्रवेश कर जाएँगे,
आपके अंदर दूसरी जो फैकल्टीज है, जो मन के परे की हैं, जो कैसे इसके अंदर से अतिक्रमण करके उसकी परिपूर्ति करेगी या उसे उलट देगी, तो आपको बिल्कुल प्लेन नजर आएगा। ये आपको तुरंत में नजर नहीं आएगा। पर आप अगर पलट के देखते हैं, दो जनों को कंपेयर करते हैं कि आपकी मानसिक जो स्थिति और आपके साथ ही कोई साथी है, उसकी मानसिक स्थिति, आप ये देखते हैं उसकी भी काफी डेवलप्ड है। आप भी विचारों के प्रति ओपन हैं, वो भी विचारों के प्रति ओपन है, पर आपने अपने आप को कल्टीवेट किया। 6-8 महीने या डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंसिटी से आपने प्रोग्रेस करी है। उसके बाद जब आप कंपेयर करते हो, "अरे यार! तू वहीं अटक गया।" जैसे श्री अरबिंदो ने कहा कि फ्रीडम मूवमेंट में कई लोग ऐसे थे, बहुत अच्छे लेख लिखते थे उस समय, कई बार पहचानना मुश्किल। आप देखिए तो सही इसके अंदर जो ये अखबार छपते थे, इनमें कितने सुंदर लेख, उनकी भाषा आप ये कई बार पहचान नहीं सकते। सिस्टर निवेदिता किस तरीके के वो लिखती थी, क्योंकि बाद में उन्होंने और कितने-कितने लोग, उन्होंने कहा उनकी मेंटल कैपेबिलिटी उस समय बड़ी अच्छी थी। मेरे से समकक्ष थी, कोई कम नहीं थी। वो वहीं रह गए। उन्होंने डेवलप ही नहीं किया। कितने लोग हैं उन्होंने। सोचने समझने की बड़ी प्रखर थी। मैंने साधना के द्वारा, योग के द्वारा, अब मैं जब मेरी कैपेसिटीज़ को देखता हूँ, वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो कहीं न कहीं आपके डीपर क्षणों के अंदर आपको थोड़ा बहुत आभास निश्चित है, जो लगातार इसके संपर्क में हैं। भई जैसे अपन ने देख ही लिया कि अब ये कितना मानस पीयूष के अंदर अपने तरीके से तो उन्होंने उच्चतम अपनी परिकल्पना जो जा जा सकती है या इनके अपने अनुभव हैं, उस तरीके से विवेचन कर दिया। जब श्री अरबिंदो की लाइट के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, अरे! आप कहते हैं कि ये तो है नहीं इस दायरे में, मतलब इनको पास भी क्या रखें? ये तो इस डायमेंशन की बात नहीं करते, श्री अरबिंदो तो बात ही कुछ और कर रहे हैं। आप ये देखिए ये चीज़ अपने को, और जबकि हमने कोई ये थोड़ी साधना कोई सो कॉल्ड और वैसी कोई एस्थेटिक लाइफ अपना ली, या जो धर्मगुरु जिस तरीके की, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसका विवेचन किया है। हर किसी को तो वो गीता प्रेस टच नहीं करने देती, कि अपने से कई बार लेख मंगवाती है गीता प्रेस, कि ये विशेष अंकारा है, इसके ऊपर आप, तो 2, 4, 5 साल के अंदर जब कोई विशेष अंक आता है, तो अपने को भी वो अप्रोच करते हैं कि जी आप इसके अंदर एक लेख लिख के भेजिए। पर उनकी ये कि ये नहीं होना चाहिए, मूल होना चाहिए, ये है, वो है। वो स्ट्रिक्टली इस तरीके से लेके चलते हैं, ऐसे नहीं चलते कि हर कोई यूँ ही आप पैराफ्रेज़ करके श्री अरबिंदो को भेज दो, वो नहीं छापेंगे। स्ट्रिक्ट उनके अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और वो उसको फ़ॉलो करते हैं रिलिजियसली, और उसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। उनका एक अपना माइंडसेट है, उसके अंदर आप कोई भी विशेषण किसी के बारे में भी है, आप खोल के देखो, पर वहाँ वो सारे के सारे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, वो सारी पोथी माँ का एक सेंटेंस। ये आप इसको, अगर आप इसमें प्रवेश करे हो, तो आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, इसका मतलब तो इस एक कोई वर्किंग चेंज हो गई है तो। हम उन लोगों की सिंसियरिटी के ऊपर प्रश्न नहीं कर रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये कह रहे हैं, तो एक एक विवेचन तो हो ही गया। इससे ऊपर भी अतिक्रम करके एक दूसरी चीज़ काम कर रही है। हम अगर इनके संपर्क में न होते, तो हम भी उसी दायरे में होते। हम भी ये 2 चीज़ों को जो है डिस्क्रिमिनेट तो कर ही नहीं पाते। तो इसलिए श्री अरबिंदो के अंदर प्रवेश करना, ये तो वैभवों का वैभव है। इससे ऊपर वैभव क्या हो सकता है? या आपको विचार के ऊपर भी कैसी स्वतंत्रता के अंदर, कि आप एक लिमिटेड प्राणी नहीं हो, और आप किस ओर जा रहे हो, एक लक्ष्य तो यही बताते हैं हमको। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कोई भी एब्स्ट्रैक्ट या कोई आदर्शात्मक बातें नहीं हैं। मन का परम कार्य, अच्छा इससे ऊपर हमने ये भावावेग, जैसा कभी-कभी हमारी मानसिकता के किन्हीं गहरे, तो मन को एक दूसरी चेतना के लिए स्थान बनाना पड़ेगा, जो उसका अतिक्रमण करके उसकी परिपूर्ति करेगी या उसे उलट देगी। और इस प्रकार उसके परे छलांग लगाकर उसकी क्रियाओं को सुधारेगी। अभी कैसे पता कि मन की क्रिया ये मेरी ये चल रही है, कोई ऊपर से चीज़ आई, अब इसको सुधारते हैं, या वो सुधार देगी, ऑटोमैटिकली सुधार देगी।
पर ये नीचे से नहीं आ रही हो, इसका क्या पता? इसके लिए क्या प्योरिटी चाहिए, आप ये सोचिए। इसमें निहित क्या-क्या चीज़ें हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का अनुशासन करवाते थे, हर जने से शिक्षा के अंदर। अगर ये न हो, तो आप में जो-जो चीज़ें प्रवेश कर रही हैं, यदि आप उसका रंग न जानें, कि वास्तव में ये स्थान दिया जाना चाहिए इस क्रिया को, लोअर से आ रही है या ऊपर से आ रही है, भीतर से आ रही है, कहाँ से आ रही है भई? क्योंकि हमारे सोर्सेज़ हैं, 3 सोर्सेज़ हैं, क्या तो ऊपर से आएगी, ओवरहेड प्लेन्स हैं आपके, मन से ऊपर के, क्या तो आपके पास वहाँ से इंडिकेशंस आएँगे, क्या आपके भीतर से आएँगे, इनर जो प्लेन्स है वहाँ से आएँगे, क्या आपके नीचे से आएँगे, सबकॉन्शियस से ओर से। ये तीनों ही इनपुट आके सबलिमिनल के अंदर मिल जाते हैं। हमारा जो अंतःस्थलीय जिसको हमने शब्द दिया है, उसके अंदर अब ये पिक्चर आप में कौन-कौन से रंग आएँगे, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो भीतर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, कौन से का कितना इनपुट है। वैसी आपकी पिक्चर बन जाएगी सबलिमिनल के अंदर, वो पिक्चर पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगी, आपका जीवन उस तरीके का होगा। अब आप जीवन जो प्रोजेक्शन है उस पर्दे के ऊपर बेचारे के ऊपर कह रहे हो, उसको रंगने के लग रहे हो। अरे पर ये पिक्चर तो सबलिमिनल के अंदर बन रही है। उसके इनपुट इन 3 सोर्सेज़ से हो रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा के अंदर तमस का निवारण, तमस को हटाना और रजस का नियमन, सत्व का जागरण, ये शिक्षक का मूल कार्य होता था। ये नहीं कि उसको ये गणित तेज पढ़ा दूँ, मैं ये पढ़ा दूँ। फिर उसकी सत्ता जो चीज़ के लिए है ऑटोमेटिक ही कर देगी। तमस का तो निवारण, रजस का नियमन। अब की शिक्षा पद्धति उल्टा काम कर रही है। अगर कर रही है तो कुछ, तो उसकी क्रियाओं को सुधारेगी, ऊपर से कोई चीज़ आएगी वो। मानसिक ज्ञान का शिखर केवल एक कूदने का तख्ता है, मतलब स्प्रिंग बोर्ड है एक। स्प्रिंग बोर्ड है, जैसे ये करते हैं ना जी कि ट्रैम्पोलिन वगैरह या कोई भी उसमें नीचे झटका लगाया, खूब ऊपर उठ के आप चले गए। तो ये तो मानसिक ज्ञान का शिखर केवल एक कूदने का तख्ता है, जिससे आगे की ये छलांग लगाई जा सकती है। ये बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए। ये शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। ये तैयारी, ये कैपेसिटी है मन का, ये मन का परम कार्य मिशन है जड़ तत्व के अंधेरे कारागार से निकली हमारी अंधकारमय चेतना को प्रशिक्षित करना। उसकी अंध सहज वृत्तियों, अनियमित अंतर्भासों, अनियमित आपके आ गए, अनियमित कभी स्पोरेडिक तरीके से आ गए। अब इसका क्या पता और कहाँ से आए? सामान तो ठीक आया, पर इसके अंदर किसी ने बीच के अंदर कुछ मिक्स कर दी, 4 बूंद किसी और चीज़ की डाल दी। हवा बह तो रही है ईस्ट से, पर इसके अंदर उधर जो बीच के अंदर जहाँ से मेरे घर के पास किसी ने कुछ जला रखा है, उसकी गंध भी हवा साथ में लेके आ रही है। तो अनियमित और दूषित भी, सहज वृत्तियाँ मतलब इंस्टिंक्ट्स उठती हैं आपके, बढ़िया आप ध्यान में हो, अंध सहज वृत्तियाँ, उसमें अचानक बीच के अंदर कहीं आपने देखा, सुना या कोई व्यक्ति आपके नज़दीक से गुज़र गया, वो बेचारा रोग से ग्रसित है, उसके मन के अंदर चल रहा है कि मैं तो जलेबी खाऊँ। अब उसके नज़दीक से निकलने मात्र से आपके अंदर ये रोग का संक्रमण हो सकता है। आप कहो यार मैं, अगर आप सचेतन हो तब तो पकड़ पाओगे इन छोटे-छोटे मूवमेंट्स को। अरे! ये कहाँ से आया? अपन तो बात कुछ दूसरी कर रहे थे। ये कहाँ से प्रवेश करी भई? और कुछ चीज़ें आप ये देखते हो कि अकेले आप बहुत काम एंड कंपोज़्ड चेतना में हो सकते हो। 2 का इंटरैक्शन हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, जैसे ही भीड़ हुई, आपकी चेतना एकदम dwindle कर जाती है। आप अकेले बैठते हो तो वो नहीं, 2 हुए, 3 हुए, उसमें ऊपर उठाने वाले आपको जो कॉन्टैक्ट्स है वो तो बहुत कम है। आप किसी के पास बैठे हो तो आपने उस जो माहौल है उसको ऊपर उठाया या नीचे गिराया, ये देख लो। ये तो हमारे अंदर सब में कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कहीं भी इंटरैक्शन कर रहे हैं, तो हम जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से हम उठें तो एक बेटर चेतना लेके उठें, पर होता नहीं जनरली।
भाई ये तो सामान्य व्यक्ति से तो बात कर ही नहीं जा सकती, ये तो केवल इस ग्रुप से हम बात कर सकते हैं, और दूसरे तो ये क्या बात करें, उनके लिए तो बैठे हैं, या तो कोई कामना की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, अपनी क्रेविंग के लिए बैठे हैं, या किस लिए, नहीं तो बैठते ही नहीं ना। तो क्या होता है इसमें, अंध सहज वृत्तियां, अनियमित अंतर्भास, अस्पष्ट बोध को तब तक प्रकाशित करना जब तक कि वह इस महत्तर प्रकाश और इस उच्चतर आरोहण के योग्य न हो जाए। मन एक मार्ग है, चरमोत्कर्ष नहीं। अपना प्रश्न वहीं का वहीं बना हुआ है इसके अंदर, कि हम कैसे कहें कि ये समग्र है और ये समग्र टुकड़ों का नहीं बना हुआ, और मन किस तरीके से अप्रोच करता है। कोई एक पर्टिकुलर उदाहरण यदि किसी के आया हो कि हम क्या समझे इससे, समझे तो कुछ नहीं। इससे समझे क्या, इससे अल्टीमेटली पिक्चर क्या बनी, नथिंग। ये यदि हम देखें, और कितना सीरियसली मनुष्य जाति इसको परस्यू कर रही है, हमारी सारी जो टॉप मोस्ट, इवन जो आपके जो नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को मिल रहे हैं जो किसी एक चीज विशेष के ऊपर कुछ कुछ निकाल के लेके आए, कुछ ऐसा नवाचार जो मनुष्य जाति के पास पहले कहने को नहीं था, अब था या नहीं था, क्योंकि यूं तो वेदों में हमारे सारे सत्य हैं, उनको पता नहीं, इसको वो ज्ञान मानते नहीं। इस विषय में अब ये एक पैसेज मैंने कुछ इंडिकेशंस के साथ खोला है, इसके सीधे-सीधे यदि उदाहरण हो तो मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि बात ही पहली बार ये तो हमारे, यार मन है ही नहीं इस काम के लिए, और पूरी मनुष्य जाति बड़ी सीरियसली इसके ऊपर लगी हुई है, जिसमें कितना बड़ा जो आपके इवन विशेषांक है और है, ये तो अपन ने देख लिया कितना सीरियसली वो कह रहे हैं, हम तो मानस का विवेचन कर रहे हैं, और जो पैसेजेस अगर श्री अरबिंदो से टच करके हम देखें, ये तो हम देख पा रहे हैं अपने आप में श्री अरविंद किस चेतना से क्या कह रहे हैं, ये तो अकल्पनीय चीज है। तो ये तो 2 चीज़ें तो अलग-अलग हमको ही नज़र आ रही हैं, साफ-साफ। इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं दीपक? ये अब इसमें कुछ का बात है या सेंटेंसेस खोलना है, ये सारों के लिए बहुत एजुकेटिव होगा, अगर ये सेंटेंसेस खोले जाएँ और इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं सारे दिन। मन के बारे में यदि समझें तो प्राण के ऊपर बहुत लगाम लगेगी, अपनी क्रियाएँ और बेटर हो जाएँगी। सारे सेंटेंस तो क्या जैसे कि एक जो उदाहरण से जो अपन समझते हैं, जो एल अंधों के लिए जो एलिफेंट का जो उदाहरण रामकृष्ण जी का है, तो वो जिसको जो चीज़ एक टुकड़ा काटता है समग्र का, जिसके हाथ में पाँव आया, उसने उसको एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। लेकिन अब इसके अंदर ये है कि जितना ज़्यादा अलग-अलग डायमेंशन में भी जाकर के अगला सोच रहा है कि मैं और आदमी ये वाला ह एक ही आदमी ने अगर पाँव पकड़ लिया, फिर उसी आदमी ने सूंड पकड़ ली, आपस में पाँचों ने बोला देख मेरे जो हाथ में आ रहा है वो तू देख ले, तेरे जो हाथ में आ रहा है वो मैं देख लूँ। सारा एज़ ए होल देख लिया। लेकिन अगर उनके दिमाग में हाथी की पिक्चर नहीं हो, तो उन सब टुकड़ों को जोड़ करके वो हाथी कभी नहीं बना सकते। हाँ, नहीं बन सका, बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट जिग्सा बात है। पज़ल जिग्सा पज़ल ले लिया आपने, जिग्सा पज़ल के सारे टुकड़े हैं, उसके साथ में वो एक पिक्चर देते हैं कि भई ये बनेगा, तब तो बन जाएगा। या उसके टुकड़ों को देख के अपन समझ सकते हो कि भई ये चीज़ का ये पार्ट लग रहा है, ये कोई बर्ड लग रही है या ये तो उसके फिर उसको सेटल कर लेता है आदमी। हाँ, लेकिन चूँकि एक जो नॉलेज है, जो एक अलग चीज़ से आता है, हम स्वयं वही हैं। वो जो एक स्थैतिक ब्रह्म है, वो हम सब के अंदर विद्यमान है और उसका ही रिफ्लेक्शन हम हैं। और कहीं न कहीं हमारे अंदर हमारी चेतना के डीपेस्ट पार्ट के अंदर जितना हम उसके प्रति साधना पद्धति से हो, जन्म-जन्मांतर के कल्टीवेशन से हो, हम जितना उस रियलिटी के पास में होंगे, तो हमारा माइंड, हमारे जो पार्ट्स हैं, वो उसको उस तरह से व्यक्त करने की थोड़ी बहुत क्षमता डेवलप कर सकते हैं, बहुत थोड़ी हाँ, बहुत। हाँ, क्योंकि अगर उस एक सत्य का नॉलेज नहीं है तो कितनी भी सारी चीजों को बाहर से आप जोड़ने की कोशिश कर लो, कभी भी आप उस एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। तभी हाँ, नहीं, बार बार में आदमी हर चेतना के ऊपर स्वयं की प्रक्षिप्त करने की कोशिश करता है जो मेरे लिए उचित हो। कितनी मूवी अपन देखते हैं कि वो भगवान, अगर मैं भगवान होता ना तो भगवान जैसे गड़बड़ नहीं करता, मैं ऐसे सही कर देता, मैं वैसे सही कर देता। हाँ। तो ये एक अप्रोच है। तो मेरे को इसका एग्जांपल तो ये ही, इस मन की जो लिमिटेशन है हाँ, नहीं वो तो वो परफेक्ट यही है। एग्ज़ाम्पल है ये, हाथी वाला तो ठीक है, हम्म, पर यही काम हम एग्ज़ैक्टली सारे जितनी भी हमारी हाँ। साइंसेज़ हैं, पद्धतियाँ हैं,
मतलब सब मनुष्य सब यही काम कर रहा है, चाहे आपकी अपन ने मानस सब पीयूष में भी देख लिया, वो तो बहुत अच्छी तरीके से सब कर रहे हैं भई। एनालिसिस सब कुछ कर लेते हैं, एनालिसिस सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो प्रज्ञान है, जो वो वो नहीं आती। वो जो चीज जो है, जो वास्तविक नॉलेज क्यों है ये और कैसे है ये, तो हाँ, वो नहीं आता है। वो हाँ, आने के बिल्कुल। लिए अलग चेतना के साथ संपर्क आवश्यक है। तो हाँ, सुपर माइंड भी माइंड का ही एक रूप, मन का ही तो सुप्रा मेंटल अतिमन जो है, मन का डेवलप्ड और काफी ऊपर जाने के बाद में वो रेल्म खुलता है, इंट्यूटिव माइंड। उल्टी बात है। सुपर माइंड का डेलीगेट माइंड है, हाँ, हाँ, सुपर माइंड का उसका उसी का एक छोटा नीचे उतरता, डेलीगेट उतरता, है। उतरता, हाँ, हाँ, यहाँ हाँ, धीरे-धीरे तैयारी कर रहा है ये, और फिर हाँ, बाद में हाँ, इससे छलांग लगा के कोई दूसरी चीज़ें आप में नीचे आती हैं और वो आपको ऊपर उठने के लिए योग्य बना देती हैं। पर ये कैसे हो रहा है? भई यही तो हाथी वाला एकदम परफेक्ट बात है। ये प्रक्रिया अगर हम कैसे, ये समाजशास्त्र में ये हो रहा है, हमारा जो इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें पिक्चर तो आई नहीं। जैसे हिस्ट्री, अरे भई हिस्ट्री इसका कितना बढ़िया उदाहरण है। हिस्ट्री के बारे में यदि आपके प्रेजुडिसेस हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आप अगर हिस्ट्री की भी बात करो, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी आपने पकड़ ली, तटस्थ तरीके से यदि आप अप्रोच नहीं कर रहे, अलग-अलग एक्चुअल में तो क्या है, यदि आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते, तो कुछ नहीं समझ पाते कि इन्होंने क्या किया। गीता के ही एक श्लोक को लेके 5 जनों ने किस-किस तरीके से इसको डील किया है, श्री अरबिंदो कैसे डील कर रहे हैं। तो आर्यन इन्वेजन, इन्होंने बड़ी-बड़ी रिसर्च करी, खूब फंड किया, खूब पैसे लगाए, रिसर्चर्स गए, लंबी-लंबी यात्राएँ, लंबे-लंबे बैनर्स, लंबे-लंबे ये और उसके लिए खूब चर्चाएँ, ये, वो, और फिर बाद में उसका एंड रिजल्ट इन्होंने पुस्तकें लिखी। इन्होंने पुस्तकें लिखी, एक जना कह रहा आर्य जो है आक्रमण, जो नॉर्थ से साउथ की ओर हुआ। कोई कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से हुआ, कोई कह रहा है नॉर्थ वेस्ट से हुआ, कोई कह रहा है इस साइड से हुआ। ये तो फैक्चुअली एक दूसरे के विपरीत आ गए, ये मानते हुए कि आर्यन इन्वेजन हुआ। विवेकानंद जी कह रहे, अरे कोई न यहाँ आर्य है, न कोई द्रविड़ है, यहाँ कभी कोई आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं। अब बताओ आप, इस आधार के ऊपर जो लाइब्रेरीज जो आर्यन इन्वेजन की बात कर रही हैं, कितना उन्होंने विचार किया होगा, भाषा भी करी होगी, कितना उसमें फोटोज डाली होंगी, उन साइट्स के ऊपर गए होंगे, निष्पक्ष जिसको आप कहते हो सारी जांचें करी होगी उन्होंने। और वो लाइब्रेरी क्या काम की है, मतलब आग तापने से ज्यादा और क्या काम की हो सकती है। जो चीज हुई ही नहीं, उसके ऊपर पूरी की पूरी लाइब्रेरी। ऐसे ही पूरा इतिहास। माँ कह रही है कि श्री अरबिंदो को इतना डीप ज्ञान था इतिहास का। अब आप भारत जैसे किसी इतिहास को आप देखो, और उसके अंदर घटनाओं को आप अगर विवेचन करो, क्या पिक्चर, कुछ भी नहीं, क्या समझे भाई। इसलिए ये कह रहे हैं इतिहास के अंदर 4 ऐसी घटनाएं हैं, वो इतिहासकारों के हिसाब से तो कभी घटी नहीं, और वो ही सबसे ज्यादा मनुष्य जाति को आज भी प्रभावित कर रही है। कितनी विशेष और विचित्र बात है ये। इसके विषय में अभी हम और आगे नहीं चलेंगे। अगर इसके उदाहरण आप लें, मैंने ये उदाहरण भी लिए, कैसे आपका जो जो साइकोलॉजी ये पढ़ाते हैं जो स्कूल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, और उसको टोटल को भी मिलाओ, तो क्या मानव की उस सारे टुकड़ों को मिला के भी क्या मानव की साइकोलॉजी आती है उसमें? तो ये आपको भी यही प्रक्रिया, जो मन जिस तरीके से चलता आपको करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा और कैसे चलोगे? तो ये एक चीज़ को ऐसे पकड़ता है, पर ये सारा मिलके तो मनुष्य की हेल्थ तो बनी नहीं। अगर सारे हेल्थ सिस्टम्स भी आप सारे देख लो, तो भी मनुष्य की ये नहीं बनी। हर फील्ड के अंदर, कोई एक फील्ड चिकित्सा का ले लो, तो भी आप सारे लोगे तो चिकित्सा नहीं बनेगी, और ये सारे फील्ड्स मिलाओ तो मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं बनेगा। इन सारों को मिलाओ, तो उसका जो उद्देश्य है वो नहीं समझ में आएगा। तो एक्चुअल में तो न तो हमको डिटेल समझ में आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस दृष्टिकोण से देखो तो श्री अरविंदो और माँ हमको जो बता रहे हैं, एक्चुअल में हम बहुत अलग धरातल के ऊपर हैं। आप तुरंत कोई भी प्रश्न होता है, आप उनको देख लेते हो, हाँ, माँ ने ये कहा है। अगर ये पर्सपेक्टिव नहीं हो,
हम घोर अंधकार में हैं, ऑलरेडी वैसे भी अंधकार में ही हैं, हमको कुछ भी नहीं पता। पर इसके अगर उदाहरण हो तो बहुत हमको जगत ये एजुकेटिव है, और इन सेंटेंसेस के ऊपर और उसके एक-एक के जीवंत यदि उदाहरण हो तो इंडिकेशंस मैंने कुछ दिए हैं। आप इन्हीं को अगर और बढ़ाओगे तो आपको इसके पूरे सूत्र मिल जाएँगे। ठीक है दीपक? रविकांत जी? हाँ। इसके जो माँ श्री अरविंद ने जगह-जगह कुछ चीज़ें कही हैं, वो अपन और लेंगे। पर उस आप इसके विषय में जब तक खुद मूलभूत रूप से सोचना शुरू नहीं करेंगे, इसका लाभ नहीं होगा। और ये प्रक्रिया हमारे साथ हो रही है, इसलिए माँ श्री अरविंद की पुस्तकें चूक निकल रही हैं। ये देखिए, तो ये प्रक्रिया अब कभी तो शुरू करेंगे हम। तो बैठ के अपना पूरा फ़ोकस कर दीजिए और फिर देखिए कि कौन-सा भाग फ़ोकस कर रहा है, उसको भी तो देखो, और वो किस तरीके से उसका विवेचन कर रहा है, ये भी देखो। कि आपने पहले से कोई चीज़ पढ़ रखी है, उसके दृष्टिकोण से मतलब आपका जो यंत्र है, गरम है, ठंडा है, थर्मामीटर लगा के देख लो। ये इस तरीके का अंगुली डाल के टच करके देख लो, सॉफ्ट लग रहा है। तो ये सारे तरीके, तो बुद्धि किस तरीके से कौन-सी चीज़ के पास जा रही है, उसको भी देखो। ये नहीं कि केवल आप देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, उसको भी देखो। तो पहले तो समझ में ही नहीं आएगा, पज़लिंग लगेगा ये। दीपक जी? हाँ, अब तक जो समझ में आ रही है मन के बारे में कि यह पृथक-पृथक देखता है। इसका ये चीज़ तो है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, एक ही वस्तु है, लेकिन एक को कुछ फ़िक्र नज़र आ रहा है, कुछ को कुछ और क्लियर नज़र आ रहा है, कुछ को और नज़र नहीं आ रहा है। ये तो इससे क्लियर हो रहा है कि पृथक-पृथक दिखता है, यानी संपर्क में आने वाली सत्ता कोई और है, यह माध्यम मात्र है। नहीं, वो दूसरी चीज़ है। वो तो आपका सब्जेक्टिव बीइंग है, कि वो आपकी सब्जेक्टिविटी के तरीके से देखता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक व्यक्ति भी, अरे एक व्यक्ति की सोचो, आप किसी सत्य के संपर्क में आते हैं, तो वो किस तरीके से, वो टुकड़ों में कैसे देखता है और है, वो ये बात ही दूसरी चल रही है। ये बात तो आप जो कह रहे हो, ये तो कोई भी समझ सकता है कि एक ही चीज़ को देखने के दृष्टिकोण, और यदि आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं या आप एजुकेटेड भी नहीं है, तो क्या क्या पढ़ोगे उसको? कोई नैनो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, उसके अंदर साइंस में कोई गया ही नहीं। आप कह रही यार इसमें एंट्री ही केवल बहुत लिमिटेड जो लोग हैं, उनकी एंट्री है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। जो एंट्री कर रहे हैं, जो उस फील्ड के जो नॉलेजेबल, सो कॉल्ड नॉलेजेबल हैं, वो भी माइंड की कार्य करने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम। ये समझो आप। आप फिर से इसको बारीकी से समझना, आपको पहले कि हम कह क्या रहे हैं, वो ही समझने के लिए अभी तो मेहनत लगेगी। ठीक है दीपक जी? जी। इसके उदाहरण डायरेक्टली कोई एक्चुअल उदाहरण जीवन में कितने-कितने, अर्थशास्त्र है, इतिहास है। इतिहास में क्या अप्रोच है और एक्चुअल में समस्या क्या है, इसके बारे में पर्सपेक्टिव शेरबिंद और माँ का जब तक हम नहीं लें, फिर इतिहास एक्चुअल में जगत किस तरीके से अप्रोच कर रहा है, तब तक आप नहीं समझ सकते। तो इतिहास के बारे में माँ ने इसमें मातृवाणी में इसी में है अपने सिलेक्शन में, उसको देख लेना। आप सारे उसी को देख लेना, या कोई माँ का कोई एक और पर्सपेक्टिव कोई एक ले लेना और जगत उसको किस तरीके से अप्रोच कर रहा है, वो देख लेना। तो आप कंपेयर कर पाओगे, नहीं तो आपके लिए मुद्दा भी कौन-सा टच करूँ वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि विचारों के प्रति सुरुचि नहीं है ना भई, ओपननेस नहीं है। अनिल जी? हाँ पंकज जी, मेरे को लग रहा है कि ये जो अपन काम कर रहे हैं, जो ये अपन डिवेल इन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो इसी की तैयारी है। तो मतलब हाँ, इस प्रक्रिया समझ रहे हैं ना, मतलब मन हाँ, हाँ, मन की जो है जो हाँ। मिशन, तो ठीक है। हुँ। तो अभी तो प्रक्रिया समझ रहे हैं, और पूरी वास्तव में स्प्रिंग बोर्ड है, तो वो स्प्रिंग बोर्ड वाली स्थिति तो नहीं आई है अभी अपनी। लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये भी इसी का ही पार्ट हाँ, हाँ, निश्चित, पर इसके है। डायरेक्ट उदाहरण आने चाहिए ना। भई हाँ। जब आपका माइंड काम कर ही रहा है, तो हम्म। उसको देखने की शक्ति, मैं तो उदाहरण मान लो दे दूँगा आपको, मैं इंडिकेशंस कंटीन्यूअसली अगर आप सुनोगे तो मैं दे भी रहा हूँ। हम्म। पर वो इंडिकेशन को रजिस्टर आप तब कर पाओगे जब उससे संबंधित रिसेप्टर आपके पास होगा। यहाँ से तो ट्रांसमिशन हो रहा है, पर मेरे पास रिसीवर न हो, हाँ, तो वहाँ वो नहीं ट्यूनिंग बजेगी नहीं वो हो। घंटी। हाँ, तो वो ट्यूनिंग अभी नहीं हो रही जब तक वो उसको हाँ, रिसीव नहीं बस कर वही पाएगा। बात है। तो इसलिए बिल्कुल। मैंने एक आपको डायरेक्ट उदाहरण ये दे दिया कि आप हम्म। माँ इतिहास के बारे में क्या कहती है
और जनरल इतिहास किस तरीके से डील किया जा रहा है, आप ये देख लो बस। ठीक है। या कोई भी और पद्धति, एक पद्धति विशेष, तो आप नहीं तो आपके लिए हाथ रखना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ विराम देते हैं और कल मिलते हैं। जय यस। श्री माँ।